वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2। यानी आज की क्लास भी धमाकेदार होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज के कॉन्सेप्ट भी कुछ यूनिक होंगे, बहुत गजब से। जिन बच्चों ने इसको आराम से देखा उन्होंने फील किया होगा ये वी है, ये ए है और ये ओम है, यानी रेजिस्टेंस है। किस तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है उन सभी पे अपन बात करेंगे और बहुत ही गजब की क्लास होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके कॉन्सेप्ट होंगे। क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे इससे पहले यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं। ये हमारी जो क्लास है आज की, अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2 है। ये बाय द वे चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2 है और ये आपका लेक्चर नंबर 108 है, ठीक है। 108 है और ये आपका पार्ट नंबर 2 जिसके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। पार्ट 1 अगर आपने मिस कर दिया है तो क्लास के बाद में ज़रूर से उसको देख लीजिएगा, वो इसका बेसिक मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है। अगर आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारी टीम आर एस सर जो लगातार लगी हुई है आपके मिशन में, मिशन सिलेक्शन जो आपको दिला के रहेंगे, ये प्रॉमिस आपसे किया था उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आगे बात करें, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और इस प्रोफाइल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी स्पेशल क्लास होती है सुबह 8 बजे, ठीक है। सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास होती है, शाम को भी होती है। वहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेशन रहता है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 12 जनवरी से मेरा एक नया प्लस कोर्स आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन पहले टॉपिक से। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो या तो 3 मंथ या 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RSR लाइव। 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GS हो, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको। अगर अपन बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की, तो बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको हम क्लास के टॉपिक, क्लास के लिंक अपडेट देते हैं। टीम RSR ऑलरेडी 28,000 बच्चों ने ज्वाइन करके रखा हुआ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, धारा विद्युत की। बहुत ही गजब का टॉपिक है और उसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा आज का अपवहन वेग, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार फटाफट जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दें, बैक टू बैक फायर होगा, जबरदस्त आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्लास का क्लास में ही अभी क्लियर करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, आराम से 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हुए हम चलने वाले हैं। तो पूरा फोकस बच्चे का क्लास में होना चाहिए। एक बार क्लास को फुल सपोर्ट के लिए, और आपने प्रॉमिस किया हुआ है, हमने प्रॉमिस किया हुआ है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का, आपका प्रॉमिस है हमें सपोर्ट करने का। तो क्लास को जरूर से बेटा शेयर करें अपने ग्रुप में, कम से कम एक शेयर तो प्रत्येक बच्चे का होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझिए बेटा। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर में, किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो मोशन करते हैं तो वो चलते ऐसे हैं जैसे कोई होता है ना झूम झूम झूम, यानी झूमता हुआ चलता है। जब मतलब उस पर खुद का वश नहीं रहता, वो ठंडी चाय पी के आता है सर्दी के मौसम में भी, तो वह बंदा इसी प्रकार झूमता हुआ आगे बढ़ता है। मैं आपको इसका रास्ता दिखाता हूँ, ये कैसे झूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा, गौर से देखना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर गया और फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर होगी, दे घुसा, ये उधर से इधर आ गया, फिर इधर से उधर चला गया और सामने से कोई फिर से आके टक्कर कर गया, बेचारा वापस इधर आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर सीधा इधर गया, फिर वापस आया। लगातार यूं घूमता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इस कंडक्टर में इस प्रकार का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, और उसके लिए जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा है, इस प्रकार ये इसका जो जिगजैग मोशन है, अनियमित गति है, जो ये कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा है, वो आपको समझनी है और उसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी
अपवहन वेग, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, बहुत सारे नाम इसके हैं। अपवहन वेग, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, बहुत सारी चीजें आपको इधर देखने को मिलेगी इसके नाम में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत गजब होने वाला है। डेफिनेशन वगैरह रट्टा मारने की हमारे को जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, जब फ्री इलेक्ट्रॉन से यानी फ्री इलेक्ट्रॉन से जब मोशन कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, तो वह अन्य अणु या आयनों से टक्कर करते हुए चलते हैं, अन्य अणु या आयनों से टक्कर करते हुए चलते हैं, तो उस दौरान उसका जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग, अनुगमन वेग कहलाता है, जिसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। एक इंटरेस्टिंग रिलेशन में बता दूं, फिर मैं आगे इसके स्ट्रक्चर पर चलूंगा। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन है, ये देखिए आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो आपको एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कल की क्लास में कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका मोशन होता है, करंट का, यानी करंट फ्लो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट आप देख रहे होंगे, उधर से इधर आ रहा है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, तो इसका मतलब उधर क्या है, धनावेश, तो विद्युत क्षेत्र उसका उल्टा हो गया, यानी ये विद्युत क्षेत्र की आपकी क्या हो गई, दिशा हो गई। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर है। आप नोट्स में यहाँ पे नोट कर लें, नोट्स में यहाँ पे नोट कर लें बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर कोई आपसे एंगल पूछे तो 180, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 180 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपने नोट्स में जरूर नोट कर लें। डेफिनेशन नोट करने की जरूरत नहीं है, वो आपका दिल दिमाग में होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े और इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका नोट पॉइंट, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है बेटा, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है। और वो क्या है, वो देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे टाइपिंग में, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे वाली जो लैंग्वेज है ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग की कोटि, मुझे कमेंट में चाहिए अपवहन वेग की कोटि बेटा, अपवहन वेग की कोटि ऑर्डर, जल्दी से बेटा कमेंट कर दो। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद होगा, बता दो फटाफट से। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर यानी कोटि। बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा। ये एक सवाल मैंने आपको मेकअप करके भी दिया हुआ है, कैसे पता है बताता हूं। इसका मेकअप क्या है नोट कर लो, हो सकता है एग्जाम में मिल जाए जैसा हम सोच रहे हैं बेटा। ऑप्शन दिए होंगे ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ऑप्शन ए में मिल गया बेटा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में मिल जाएगा 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी मिल जाएगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, खतरनाक सवाल है, और बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी गलती है। और इसी तरीके के सवाल जब गलत करते हो ना तब दुख होता है। दुख इस बात से नहीं होता कि आपको नहीं आता था, गलत हो गया। जब आते हुए सवाल गलत होते हैं ना सर, तो उसका बहुत दुख होता है। ऑप्शन चारों आपके सामने, मुझे ऑप्शन बता दो, मुझे जल्दी से ऑप्शन बता दो। सी, क्यों सर सी? क्योंकि बेटा आपको मैंने बताया था 10⁻⁻², ये बेटा -4 है, मीटर पर सेकंड में है। आप इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाएंगे करेंगे 10⁻+2 से,
तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। पहला गलत, दूसरा गलत क्योंकि ये -4 में सेंटीमीटर है जो कि गलत है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये गलती बेटा एग्जाम में हो सकती है। एक सवाल मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस आपको करवाया हुआ है, आगे हो सकता है आपको फिर से देखने को मिल जाए। अगर दिल खुश हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, पता होना चाहिए उसकी फ्लो का कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच में एंगल बता दिया, इसका ऑर्डर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, और एक इसका बनने वाला मेकअप का सवाल बता दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बेटा? आगे बढ़े, यस और नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी मैं यहाँ पे बात करूंगा बेटा करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रिलेशन। बहुत बढ़िया बेटा, ये तीन लोगों को जरा गौर से देखना, जे, कंडक्टिविटी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इनकी अपन रिश्तेदारी की बात करेंगे, इनके रिलेशन की बात करेंगे बेटा। नोट करना मेरी बात को ध्यान से, कुछ ट्रिक होगी याद करने की। सबसे पहले मैं करंट का फॉर्मूला दूंगा। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और बता देता हूँ। एक चीज मुझे अभी याद आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और बता देता हूँ। वैसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद कर लो, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे याद आया, ए वीरेंद्र मतलब विश्राम। वैसे सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आता है, केवल ये 100 पीस है हमारा। तो किसी बच्चे को बाद में कमेंट करना हो या कर भी रहा होगा कोई बच्चा कमेंट, क्योंकि मैं कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता बेटा, मैं फोकस केवल आपके कंटेंट पे कर रहा होता हूँ। तो ये ए वीरेंद्र मतलब विश्राम, इसका एक फॉर्मेट और है, बाद में आप सोचो। ई बेटा आपको पता है, एक रिलेशन में बताऊं इधर साइड में बेटा, ई बराबर क्या होता है, वी बटा डी, यस और नो। तो यहाँ पे बेटा वी बटा एल, वी बटा डी, वी बटा एल, मैं इसको ई लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा एम इंटू टू। ये भी इसी का ही फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले मुझे याद आ गए, अभी तो मैंने बता दें आपको, लेकिन इनसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला रट्टा नहीं मारे। वैसे मैंने ट्रिक दे दिया है, ए वीरेंद्र मतलब विश्राम, अभी विश्राम लेगा तो अभी कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन उसका मुकाबला तेरे से होगा वो तेरे से 2 कदम आगे होगा। ए वीरेंद्र मतलब विश्राम, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चले बेटा आगे। सर विश्राम की बात नहीं है, लेकिन हम तो मतलब विश्राम वाली टेंशन नहीं है सर, दिक्कत कुछ और ही है। बोला क्या दिक्कत है सर? सर दिक्कत यह है कि वो अक्सर गोबर डालने के बहाने मिलने आया करती थी, वो अक्सर गोबर डालने के बहाने मिलने आया करती थी, लेकिन इश्क के दुश्मनों ने भैंस ही बेच दी। अब वो आएगी नहीं गोबर डालने, है ना, इतनी बड़ी दुश्मनी है सर। प्रॉब्लम वो है, प्रॉब्लम ए वीरेंद्र मतलब विश्राम की नहीं है, मैं विश्राम तो नहीं कर रहा, मैं लगातार पढ़ाई तो कर रहा हूं, लेकिन सर प्रॉब्लम वो है कि यहाँ पे अब बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए। बेटा इस पे ध्यान दे, बाबू सोना धनिया पुदीना होता रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जा। अब ये रिलेशन होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका बनने वाला है, जे, सिग्मा और ई। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपका बनेगा। सबसे पहले पता है मुझे वो फॉर्मूला कैसे याद आया था? वो आया था इससे, नावे, NAVDE। जब ये VD मुझे नावे याद आया तो फिर मुझे वीरेंद्र याद आया, और जब वीरेंद्र याद आया तो फिर क्या ही बोलना था, ए वीरेंद्र क्या कर रहा है, मतलब विश्राम। तो यहाँ पे विश्रांति काल है, रिलैक्सन टाइम। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं लिख देता हूं बेटा, विश्रांति काल। तो रिलैक्सन टाइम, एक टक्कर हुआ और दूसरा टक्कर हुआ, उसके बीच का जो टाइम है उसे रिलैक्सन टाइम बोलते हैं, विश्रांति काल। नोट्स में लिख लेना तो यहाँ पे। और ए वीरेंद्र मतलब ये तो मैंने बता ही दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा सबसे पहले तो एक रिलेशन आ गया, इससे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा, इससे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। यहां से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनवा ले, यहां से आपसे करंट पूछ ले, चांसेस बहुत कम है लेकिन न्यूमेरिकल बन सकता है, हम इसको नकार नहीं पाएंगे। याद रखना मेरी बात को। अभी तो गजब देखना, अभी तो ओम के नियम में आग लगने वाली, अभी तो शुरुआत हुई है। ये फील कर लेना, ये तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये उसको धक्का लगा रहा है और ऊपर वाला रस्सी बांध के बोला कहा जा रहा है, रुक जा अभी देखना, बहुत बढ़िया गजब के कॉन्सेप्ट होंगे। तो ये आई बराबर नावे, एक तो ये फॉर्मूला आपका बन गया।
एक इंपॉर्टेंट जो रिलेशन आता है सिग्मा और ई को लेकर, और वो होता है बेटा जे बराबर आपका सिग्मा ई। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो जे बराबर सिग्मा ई वेक्टर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक आई बराबर नावे, नावे इसको ट्रिक क्या लिखा बेटा, नावे, ठीक है, आई बराबर नावे, आई बराबर नावे, हाँ ठीक है। हाँ बेटा लाइट ब्रेकडाउन हो गया, आज लाइट का बड़ा टेंशन हो रहा है यार, क्या बताया आज आपको, ठीक है बहुत टेंशन है बैंकर वाला। आई बराबर नावे, आई यानी मैं, नावे यानी नाविक, मैं नेवी में जाने वाला हूं, मैं तो नाविक बन गया, अब सर मैं नाव चलाऊंगा क्या है। अब भाई तुम्हें जो चलाना है वो ठीक है, मैं तो ट्रिक बता रहा हूं। आई, आई यानी मैं यानी नावे, NAVDE नावे, नावे ये ट्रिक है इसका। और ये जे बराबर सिग्मा ई, जे क्या है बेटा करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है बेटा कंडक्टिविटी, और ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा ये रिलेशन याद करके रखना है आपको, हर हाल में याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यस सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए क्या, इतना बता दो मुझे, ये दोनों चीज क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है बेटा, ऑर्डर याद हो गया, ये एंगल याद हो गया, कोटि याद हो गई आपको ऑर्डर में, उसके बाद में रिलेशन में आई बराबर नावे याद हुआ, एग्री करो कमेंट बॉक्स में, जे बराबर सिग्मा ई। मैं कोई डेरिवेशन नहीं दे रहा आपको, डायरेक्ट रिलेशन ले रहा हूं, क्योंकि हमें डेराइव करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जे बराबर सिग्मा ई, आई बराबर नावे, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके चांसेस कम होते हैं, ये रिलेशन पूछता है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रिलेशन पूछेगा, इससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। चलो अब आ जाओ बेटा आगे, जरा ध्यान दे मेरी बात को ध्यान से समझे। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम क्या है, ओम के नियम को कैसे लिंक करें जरा इसको समझना ध्यान से। यानी ओम के नियम को अगर मैं यहाँ पे आपको अगर इस डायग्राम से आपको बताऊं तो एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। ये बच्चा ऐसे फंस गया जैसे ये बच्चे खेल रहे थे कहीं ना कहीं, है ना, और वो मकानों में छोटे छोटे, आजकल तो नहीं, पहले वो जो मिट्टी के मकान होते थे, है ना, हमारे साइड में, आपका तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आप हो, है ना, उसमें छोटे छोटे रास्ते होते थे हवा आने के लिए। अब छोटे बच्चे तो उसमें फंस ही जाते हैं। ये जो छोटा बच्चा है ये करंट है, ये एम्पियर है, बड़ा बदमाश बच्चा, बहुत बदमाश एम्पियर है। ये वोल्टेज है ना, और ये भाई साहब रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस ऊपर जाके एम्पियर में, है ना, हाँ फंसा दिया अपना मांझा और इसको बांध दिया। ये देखो आप, ये बांध के पकड़ के बैठा है और खींच रहा है, इसको ऊपर खींच रहा, बोला जा, ये जाने का प्रयास करता, देखो ये हाथों से ऐसे करता है, निकलने का प्रयास करता है, और ये उसको रोक लेता है। ये कौन है भाई साहब, ये कौन है भाई साहब, रेजिस्टेंस। और ये विभव इसके पीछे धक्का लगा रहा है, धक्का लगा रहा पीछे से, ये देखिए यहां से, इसको आगे निकालने के लिए ताकि करंट फ्लो हो जाए। और ये इतना बड़ा हमारा कंडक्टर है, ये इतना बड़ा हमारा क्या है, ये ग्रीन कलर वाला क्या है बेटा, कंडक्टर, ये हमारा चालक है। ओम का नियम क्या कहता है, यानी किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट है, ध्यान देना मेरी बात, किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट है, उसके सिरों पे उत्पन्न पोटेंशियल यानी विभव या पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के प्रोपोर्शनली होता है। यानी मैं ये कहूं, मैं शॉर्ट में बात करूं, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई या V बराबर आई R इक्वल टू V अपॉन आई। ये जो तीसरे बंदे की एंट्री हुई है ना, वो रेजिस्टेंस है, वो प्रतिरोध है, जो कि करंट फ्लो को रोकेगा, जो कि धारा प्रवाह को रोकेगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अगर फील हो रहा है कुछ यूनिक समझ रहे हो, कुछ स्पेशल है आपके लिए, तो उसका रेस्पॉन्स लाइक बटन पे दिखना चाहिए, सपोर्ट आपका दिखना चाहिए उधर से कि हाँ सर हम खड़े हैं आपके साथ, बस आप चलते जाओ। तो अगर किसी सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वह दोनों समानुपाती होंगे। जब प्रपोर्शनल साइन हटाने गए तो एक कांस्टेंट रखा R इक्वल टू V अपॉन आई, और ये R वो प्रतिरोध है जो इस फ्लो होने वाले करंट को रोक के रखता है, फ्लो नहीं होने देता, प्रवाहित नहीं होने देता। इसीलिए इसका नाम है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रुकावट डालने वाला, बाधा डालने वाला। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रतिरोध है इसी का आविष्कार है, इसी के बारे में अपन आगे डिटेल स्टडी करेंगे। ओम के नियम से कोई बेसिक न्यूमेरिकल आए तो अपन इधर से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इधर से अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर v डायरेक्ट प्रोपोर्शनली I है और अगर अपन इसको ये लेके जाएं कि जब विभव v करंट I के प्रोपोर्शनली ये समानुपाती है तो इनका ग्राफ कैसा होगा। भाई v डायरेक्ट प्रोपोर्शनली अगर I है तो इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा। यानी अगर v और I का ग्राफ बनाया जाए, मैं ये कहूँ ये मूल बिंदु है, मतलब विभवांतर जो आपने कहा कि v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I है, विभवांतर और धारा के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो वह ग्राफ कैसा होगा। उस ग्राफ के लिए देखिए v विभवांतर और I आपका ग्राफ है। अगर दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। बेटा आपने बोर्ड में प्रैक्टिकल किया होगा और ये प्रैक्टिकल करने पे आपने इसको सॉल्व किया होगा। और वहां पे एक चीज और आती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इस ग्राफ का जो स्लोप है फाई वो क्या होता है बच्चा, कोई बताएगा मुझे। बेटा अगर ये विभव है तो क्या मैं इसको विभव ले सकता हूँ और ये तो करंट ऑलरेडी है। तो आप मुझे एक बात बताना बेटा, tan फाई बराबर क्या हो गया, लंब यानी v बटा आधार यानी I, और v अपॉन I क्या होता है बेटा r। अभी अभी बता के आ रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, v अपॉन I r होता है बेटा। तो v अपॉन I को मैं r लिख सकता हूँ। ये बहुत बड़ा जहर सवाल आपकी स्क्रीन पर तैयार है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में बनाए गए ग्राफ का स्लोप, पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच में बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में बनाए गए ग्राफ का स्लोप, बनाए गए ग्राफ का स्लोप यानी बनाए गए ग्राफ का ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को, जो कि R के बराबर आता है। अब बेटा एक क्वेश्चन आपने किया होगा, मैं भी अभी लेके आया हूं, एनडीए में भी आया है, एयरफोर्स में भी आया है। बात करेंगे रेजिस्टेंस के साथ लिंक करेगा वो ग्राफ इस तरीके से। मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आपसे मुझे बता देना फटाफट एक बार, है ना। ये V और I का ग्राफ है बेटा। ये दो स्लोप ले लिए मैंने, एक आपका φ1 है, एक आपका φ2 है ना। ये मेटल फर्स्ट है और ये मेटल आपका सेकंड है। ये मेटल फर्स्ट है और ये मेटल सेकंड है। आप मुझे बताना जरा कौन सा ज्यादा बेस्ट कंडक्टर होगा, फर्स्ट या सेकंड। सवाल सुनना मेरी ध्यान से, कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर होगा, अच्छा चालक होगा, मेटल फर्स्ट या सेकंड है। सवाल को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया, आप भी घूम जाएंगे। सोच के जवाब देना कमेंट में, बहुत बेहतरीन सवाल बनने वाला है, गजब का क्वेश्चन बनने वाला है। एक एक चीज क्लास में क्लियर करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। लेकिन वो कहते हैं जो डर गया वो घर गया, जो टिक गया वो कुछ सीख गया। यस, और भूलने का काम नहीं है क्योंकि मैं दिमाग में आता हूं, दिल में नहीं। भूलने का काम नहीं है क्योंकि मैं दिमाग में आता हूं, दिल में नहीं। क्योंकि दिल वाली बातें तो बड़ी जल्दी भूल जाती है, दिमाग वाली नहीं भूली जाती है। और बात दिमाग में आ गई, अब ना भूलूंगा मैं, कहते हैं ना कई बार, बस। तो भूलने नहीं दूंगा मैं क्योंकि मैं दिमाग में आता हूं, दिल में नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला और दूसरा पॉइंट दोनों बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब बच्चे का आंसर क्या आएगा, सर जी बेस्ट कंडक्टर यानी अच्छा चालक, बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर आपका मेटल सेकंड होगा। क्यों जी, ऐसा क्यों, क्या बात है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जो रेजिस्टेंस R2 है वो कम है R1 से, क्योंकि इसका स्लोप कम है, और स्लोप कम है यानी ढाल कम है। तो यहाँ पे R क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। और अगर प्रतिरोध कम होगा तो सीधी सी बात है वो बेस्ट कंडक्टर होगा। यस और नो। आगे चलें बेटा, आगे बात करें। चलो देखो अगला सवाल आने से पहले एक नोट पॉइंट, सभी बच्चे ईमानदारी से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। नोट करना बात को, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में मैं नोटिस कर रहा हूं सुबह वाली क्लास में कि राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट आते ही बच्चा गोल घूम जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को डेप्थ से रीड नहीं करता है, कॉन्सेप्ट को डेप्थ से फील नहीं करता है। समझना जरा ध्यान से, ओम का नियम, ओम्स लॉ ऑल मेटालिक कंडक्टर के लिए, ऑल मेटालिक कंडक्टर के लिए वैलिड हैं, सत्य हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओम्स लॉ ऑल मेटालिक कंडक्टर के लिए वैलिड हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वैलिड होने का मतलब, वैलिड होने का मतलब है बच्चा V और I के बीच में, सॉरी V और I के बीच में ग्राफ खींचने पे ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यही एक
स्टेप है जिससे ये पता किया जाएगा कि ओम का नियम वैलिड है या नहीं। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओम का नियम वैलिड नहीं है। याद हो रहा है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर हो रही है। ग्राफ से बनने वाला सवाल दिया, इससे बनने वाला क्वेश्चन क्या बना वो मैंने दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज बता दी, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में सवाल बनेगा। ओम्स लॉ ऑल मेटालिक कंडक्टर के लिए वैलिड है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, आगे बढ़े बेटा। क्लियर है बेटा? यस सर, शाबाश। आगे देखिए बेटा, नोट पॉइंट 2, और ये नोट पॉइंट 2 पूरा जहर उगलने वाला है, मेरी बात को नोट करना बेटा। इसमें केवल इतना लिखना है बेटा, शॉर्ट में जो बच्चे नोट्स लिख रहे हैं अभी, सभी धात्विक चालकों के लिए, बस खत्म, ओम्स लॉ वैलिड है, शॉर्ट में लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका देखिए, अब आएगा मजा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, वो देखिए क्या है। जैसे तापायनिक वाल्व हो गए, है ना, वाल्व, दिष्टकारी हो गया, रेक्टिफायर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, या जो आपका आयनाइजेशन है गैसों में वो हो गया। इनमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से ओम का नियम वैलिड नहीं है, और वहां पे डायोड और ट्रांजिस्टर सबसे पहले मिलेगा, डायोड भी मिलेगा और ट्रांजिस्टर भी मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल आपका। डायोड और ट्रांजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, ओम का नियम जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर वो वैलिड है तो किसके लिए है, जिसमें V और I का ग्राफ आपका क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, सीधा आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने बेटा डायोड ट्रांजिस्टर का ग्राफ पढ़ा है क्या? फॉरवर्ड बायस में ऐसा ग्राफ आता है, रिवर्स बायस में ऐसा ग्राफ आता है, क्या स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ? बिल्कुल नहीं सर। सेम चीज आप चाहे रेक्टिफायर के लिए लगा लो, सेमीकंडक्टर के लिए लगा लो, ट्रांजिस्टर के लिए लगा लो, गैसों के लिए लगा लो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, और इसीलिए आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ओम का नियम लागू नहीं होगा। कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहा है। किसके लिए ओम्स लॉ वैलिड है? राइट स्टेटमेंट। किसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है? राइट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट। एग्जाम्पल याद रखना, सवाल बन सकता है। एग्जाम्पल याद रखना, सवाल बन सकते हैं इधर से। ये दोनों स्लाइड बहुत अहम होने वाली है बेटा, ये दोनों स्लाइड बहुत अहम होने वाली है, जल्दी से बता दो। क्लियर है बेटा? यहां तक याद हुआ? अभी का अभी याद हुआ बेटा? यस। चलो बेटा देखिए, अब कोई टॉपिक नया आ जाए, कोई दूसरे ग्रह का प्राणी इधर आ जाए और हम उसका ऑपरेशन ना करें, हम उसका पता ना लगाएं यूनिट और डायमेंशन, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान दें, मैं आप ही से जवाब मांगूंगा। रेजिस्टेंस किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का यूनिट कमेंट में लिखो फटाफट से। ये इसका सिंबल है और ये इसका यूनिट है ओम। बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा यूनिट है इसका ओम, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। वैसे इसका जो यूनिट है फॉर्मूले का वो है बेटा R इक्वल टू V अपॉन आई से बेटा वोल्ट अपॉन में क्या बेटा एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। लेकिन इसका जो प्रचलित मात्रक होगा वो ओम होगा, बच्चों ने कमेंट भर दिया होगा। मेरी आर्मी इतनी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, आलसी नहीं है। जब उनको कोई काम के लिए बोला जाए और वो रफ वर्क नहीं करे, पेपर वर्क नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपसे यही चीज़ मांगी है कि बेटा लगातार मेरे साथ बने रहना, इधर का पूरा कॉन्सेप्ट उधर डिलीवर कर दूंगा, याद भी करवा दूंगा, याद भी होगा। फिजिक्स पढ़ना और उसको समझना और याद रखना बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बात दिल दिमाग में बिठाना बेटा, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं, वीमा की बात करते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट याद करके रखा होगा, लेकिन याद नहीं है तो क्या करेंगे, चलो बनाते हैं। V बराबर विभव का फॉर्मूला सबको ही पता है बेटा, W बटा Q, और ये क्या है बेटा I। चलो W बटा बेटा Q बराबर क्या होता है जरा मुझे बताना स्टेप टू स्टेप। R बराबर V अपॉन I, विभव का फॉर्मूला W बटा Q। अच्छा बेटा Q बराबर क्या होता है आई टी, तो I इंटू आई स्क्वायर और ये T। चलो अब विमा बना दो बेटा बड़ी आसानी से। वर्क का डायमेंशन याद होना चाहिए डायरेक्ट,
M1L2T-2 I एम्पियर के लिए बेटा कल बताया था ना, करंट है फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, डायरेक्ट सिंबल आता है इसका बीमा में A, तो ये A2 हो गया और ये टाइम आपका T हो गया। चलो सॉल्व करो, M1L2 और ये T ऊपर आके माइनस का 3 और ये ऊपर आके A माइनस का 2। बहुत सारे बच्चों ने 12 माइनस का 32, बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट याद करके रखा, मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे डायरेक्ट भी याद रखते हैं 12 माइनस का 32, बच्चे डायरेक्ट भी याद रखते हैं 12 माइनस का 32। बताओ क्लियर है कि नहीं, यस और नो? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, चाहे यूनिट के लिए हो चाहे डायमेंशन के लिए हो, डायरेक्ट आपको याद में रखना है। क्लियर है बेटा? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे अपन पहुंचने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, और मैं कहूंगा बेटा मुझे 100% अटेंशन चाहिए आपका। सर पहले से 100% है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे ध्यान देना, न्यूमेरिकल फोड़ेंगे यहाँ से, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत रिपीट होता है, समझना मेरी बात है बेटा। प्रतिरोध की निर्भरता, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी क्या है उसको समझते हैं, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। मेरी बात को नोटिस करना, ध्यान से समझना, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/A, अगर मैं रिलेट करता हूँ आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली L/A, या अगर मैं रिलेट करता हूँ आर बराबर रो L/A। मैं ये फॉर्मूला रेड कलर से लिखना चाहूँगा, ठीक है, अलग से बहुत काम में आएगा। देखिए बेटा आर बराबर रो L/A, और इसी फॉर्मूले को भी मैं रो बराबर रामलाल, बहुत ही वायरल सवाल हमारा, रो बराबर रामलाल, रामलाल रो रहा है, हो सकता है वही हुआ हो जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, है ना? हाँ जी, देखो बेटा रो बराबर रामलाल RA/L, ये रो नई दुनिया का एक प्राणी फिर से लॉन्च हुआ है। मैंने कहा था जैसे पीछे रेजिस्टेंस हुआ था, हमने उसका ऑपरेशन किया, एक नया प्राणी दूसरे ग्रह का फिर से लॉन्च हो गया है, और वह है आपका रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से विशिष्ट प्रतिरोध। आप लिखना चाहो तो अपने नोट्स में साइड में लिख लेना, ये चीज सभी बच्चों को पता है। प्रतिरोध डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है लेंथ की, लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है उसके चलने में उत्पन्न होने वाली बाधा यानी रुकावट। अगर आप लंबी दूरी तक चलोगे यानी लेंथ ज्यादा है तो रुकावट ज्यादा आएगी, यानी प्रतिरोध लंबाई के क्या है? प्रोपोर्शनली है, समानुपाती है। तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली ए लिखा मैंने। अब देखो दूसरा मैं लिंक करता हूं, मैं इस डायग्राम को याद दिलाऊंगा, जरा इधर आओ। ये देखो अगर ये कंडक्टर सीधा होता इधर से ऐसा, तो भाई साहब ये जो करंट है एम्पियर, ये भैया है जो एम्पियर वाले भैया है, ये बड़ी आसानी से सीधा निकल जाते। दिक्कत कहां पे आई? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे दिक्कत हो गई, और वहीं पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा वहां पे प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। देखो बच्चे का क्या हाल हो रहा है, अरे इसका वो कहते हैं ना मोटी तूंद वाला है, फंस गया, ये फंस गया इसमें, इस वायर में, अब आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, तो भैया रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया और अब ये यहीं पे रुक गया। तो मैं आपको यही बात समझाने का प्रयास कर रहा था, क्या कि रेजिस्टेंस लंबाई के प्रोपोर्शनली है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स में है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा, कोई बहुत बड़ा वायर होगा, मोटा वायर होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, याद करके रखना। अगर वायर बहुत पतला है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट दोनों को मिला के मैंने ये बनाया, और फिर प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो रो लगाया, रो। और रो क्या है बेटा आपका? रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत ही बढ़िया सवाल आपका बनता है, गजब का क्वेश्चन आपका बनता है। ये मेन फॉर्मूला आपको मैंने रो बराबर रामलाल याद करवा दिया है। बताओ किसी बच्चे को इन तीनों चारों फॉर्मूलों में अगर कोई डाउट है तो बताओ।
इन तीनों चारों फॉर्मूलों में अगर कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। रो बराबर रामलाल तो प्रत्येक बच्चे के दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन होना चाहिए, काम में आएगा न्यूमेरिकल में। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, अभी इसके कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वो वायर वाले, खींचने वाले, रेडियस वाले। रुक जाओ तुम, आज सुबह ही किया था एक सवाल, वही कॉन्सेप्ट डिलीवर होगा। लेकिन रो बराबर रामलाल सभी बच्चों को याद हो गया है? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है? एक बार जल्दी बताओ फटाफट से। तब तो पतला वायर, हाँ तभी तो पतला वायर जल जाता है। पतला वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, धारा उतनी जाएगी, करंट उतना जा रहा है। वायर पतला है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, जल गया, खत्म, धारा का प्रवाह रुक गया, धारा का प्रवाह रुक गया। क्यों? क्योंकि करंट डिपेंड नहीं करता है, करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कल की क्लास भूल गए? करंट डिपेंड नहीं करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। कल का डायग्राम बताया था मैंने आपको, कल वाला डायग्राम भूल गए क्या आप? करंट I1, I2 और I3 सेम था बेटा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका A2 और इसका A3, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा R1, फिर उससे कम R2 और सबसे कम R3। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम A1, फिर A2 और A3 सबसे ज्यादा है, रेजिस्टेंस R1 सबसे ज्यादा है, R2 उससे कम है और R3 सबसे कम है। बच्चा एक बार इस रिलेशन को गौर से देख ले, कितने सारे डाउट तेरे क्लियर हो जाएंगे। पता मुझे अभी का भी, अगर कोई डाउट बच रहा अभी क्लियर करते हैं। बताओ मुझे देख के रिलेशन है कोई डाउट? करंट सेम रहेगा, करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। वायर के अनुप्रस्थ काट पे करंट डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ये देखो एरिया सबसे कम, सबसे बड़ा एरिया है A3, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। देखो आप, एरिया सबसे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका सबसे कम है। बताओ कहां दिक्कत आ रही है? ये रिलेशन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? नो डाउट सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब बच्चा क्लियर करने आया है क्लास में, सीखने आया है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया है। आगे बढ़ते हैं। नई दुनिया से कोई प्राणी आए और अपन उसका ऑपरेशन ना करें, ये हो नहीं सकता। उसी सीरीज में आपके सामने एक नया प्राणी और है, रो बराबर रामलाल। रो बराबर रामलाल। सबसे पहले बच्चा इसका यूनिट बना दो। चलो यूनिट बनाते हैं बेटा। आपको पहले से याद होगा, प्रतिरोध का मात्रक बेटा ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम इंटू मीटर हमारा यूनिट आ गया। क्या कहते हो बच्चा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से। सर डायमेंशन तो बाएं हाथ का खेल है, अभी निकाला था डायमेंशन इसका 12-32। यस और नो? तो डायमेंशन इसका निकालने का जरूरत है? मुझे नहीं लगता। प्रतिरोध का डायमेंशन रख दो डायरेक्ट, 12-32 M1L2 T-3 A-2 और ये मीटर, ओम इंटू मीटर में L1 लगा दो, डायरेक्ट लपेट दो भैया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो ये हो जाएगा बेटा M1L2 और L1L3 हो जाएगा, T-3 A-2 बोले तो क्या बोले? 13-32 बोले। 12-32 रेजिस्टेंस, 13-32 रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का डायमेंशन। बताओ बेटा, रटना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो बताओ कहाँ रट्टा मारने की जरूरत है? याद हुआ बेटा? यस। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे आपको 2 ट्रिक दूंगा जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है बेटा। आपको पता है R डायरेक्ट प्रोपोर्शनली L होता है। मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, आपको मैं रिलेशन लिखूंगा और हमारे को मतलब रिलेशन से ही है, डिराइव करने से नहीं है। जरा सवाल को समझना।
आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल है, प्रतिरोध समानुपाती है लंबाई के। लेकिन अगर उसी वायर को अगर स्ट्रेच किया जाए, अगर उसी वायर को खींचा जाए, नोट करना न्यूमेरिकल एज इट इज बनता है, प्रतिरोध का खिंचाव, स्ट्रेच कर रहे हैं प्रतिरोध को, यदि तार की लंबाई चेंज हो, अगर वायर को खींचा जाए तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, और उस कंडीशन में रेजिस्टेंस आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल नहीं होगा, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जो सवाल बनते हैं वो R1 R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर के रूप में सवाल बनते हैं, डायरेक्ट है। बताना जरा मुझे, पहला कॉन्सेप्ट है R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एज इट इज, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एज इट इज क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहां तक बताइए, क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, दूसरा बेटा, त्रिज्या चेंज हो, त्रिज्या में अगर परिवर्तन होता है, यानी अगर आपको लंबाई दे के रिलेशन पूछे तो ये रिलेशन आपको काम में लेना है, लेकिन अगर रेडियस को लेकर अगर सवाल करें तो बेटा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बटा आर की पावर 4, आर की पावर 4। यानी अगर मुझे अनुपात निकालना है R1 R2 बराबर है तो R2 बटा R1 की पावर 4, ये रेडियस के लिए बेटा आपको याद रखना है। और इन दोनों से सवाल डायरेक्ट बनता है, इन दोनों से सवाल डायरेक्ट आपका बनता है, त्रिज्या को लेकर और लंबाई को लेकर। बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ तक बताओ सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यहाँ तक बताइए, सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? सभी बच्चों का क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बताओ एक बार फटाफट से। एक इसका नोट पॉइंट है बेटा, ये नोट पॉइंट क्या है फटाफट से मैं क्लियर कर देता हूं बेटा। आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल है, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/a है। प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है, प्रतिरोध क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रो बराबर रामलाल RA बटा L, रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन L, रो ओनली फॉर ओनली, रो डिपेंड्स एंड ओनली फॉर ओनली टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, पदार्थ की प्रकृति, बस 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 पदार्थ की प्रकृति। जल्दी से नोट करो बेटा, फटाफट से जल्दी करो बेटा। रो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर, दो ही चीज है इसके, ये इन पे डिपेंड नहीं करता है, ये इन दो पर ही डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इन दो पर ही डिपेंड करेगा। एक लाइन और है आगे से, बस ऑर्डर हो गया है क्लास को लीव करने का, छोड़ने का बेटा। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता यानी सिग्मा, सिग्मा बराबर 1 बटा रो। प्रतिरोधकता का उल्टा, अभी मैंने बताया था रो बराबर रामलाल, तो लाल बटा राम हो जाएगा, लाल बटा राम हो जाएगा, उल्टा कर लेना अगर याद रखने की जरूरत पड़े, वैसे कोई जरूरत नहीं है, रामलाल याद है उसको उलट देंगे तो L बटा RA हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, अगर किसी चालक तार को n गुणा लंबाई में खींच दिया जाए, n गुणा लंबाई में खींच दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध R डैश n स्क्वायर R होता है। ये लास्ट लाइन आपका जो मैं बता रहा हूं, n स्क्वायर R, n गुणा हो जाता है, n स्क्वायर गुणा हो जाता है ना, ये बात आपको याद रखना। लंबाई को 2 गुना करो, प्रतिरोध कितना होगा जल्दी मुझे बताओ। लंबाई को 2 गुना करेंगे, लंबाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना होगा जरा मुझे बताना? 4 गुना होगा। कॉन्सेप्ट सेम है, लेंथ को n गुना करने पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट मैथ्स वाले सर क्लास आ रहे हैं, बैक टू बैक आपका फायर करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट क्लास में भयंकर वाला क्लास होगा, गजब का। ये क्वेश्चन मुझे स्ट्रेट लाइन, आज तो भैया स्ट्रेट होने वाला सब कुछ, वो कहते हैं ना मैं दिमाग में आने वाला हूं दिल में नहीं, ठीक है, यस। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो अभी का अभी, इसको सेव करने के बाद में क्या करना है आपको,
कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। लाइक बटन पे शुरू में बोला था, अब बोल रहा हूं 1084-85 लाइक है, कंजूसी चल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।